वेलकम स्टूडेंट, यू आर इन क्लास बर्ड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, जो कि चैप्टर है आपका। शुरुआत जो हेडिंग है इसका वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। यानी राइटिंग और सिटी लाइफ का कहने का मतलब, ये जो अभिप्राय है इसका, इसे कहने का मतलब ये है कि पहली बार लिखित रूप में कोई सिविलाइजेशन हमको मिली है, सभ्यता मिली है, जिसको इस चैप्टर 2 के तहत आपको पूरा पढ़ाया गया है कि क्यों इस इलाके में ही सिविलाइजेशन सभ्यता की उत्पत्ति हुई और क्यों इस इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता है और आज के दुनिया से इसका क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम लोग गूगल अर्थ पे जाके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन जानते हैं कि कहाँ पे यह सभ्यता उद्गम में आई, यानी इसकी शुरुआत हुई। यह हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत से हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, वेस्ट की तरफ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ईरान के बगल में आप देख रहे हैं ब्लू कलर से इराक। यही वो इलाका है जहां मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उद्गम में आया, उत्पत्ति में आया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द अक्षर से आया है। इसमें दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं इसमें, मेसोस और पोटमस। मेसोस का मतलब बीच में, पोटमस का मतलब नदी। यानी ये वो इलाका है जहां दो नदियों के बीच में एक सभ्यता उत्पत्ति में आई, ओरिजिन हुआ। एक ये दिख रहे हैं, एक नदी, ये नदी जाके पर्शियन गल्फ में चली जाएगी। यहीं पे एक और नदी है, यानी ये है यूफ्रेटिस और टिग्रिस। अब आपको हम इसके बैकग्राउंड में जाके आपको बताना चाहेंगे कि क्यों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे इतनी मेहनत हुई और क्यों यह सभ्यता, स्पेशली जो पश्चिमी जगत के यानी वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में, क्यों ये ज्यादा इंटरेस्ट का बायस बना, यानी इंटरेस्ट इसको क्यों लिया गया। इसका इंटरेस्ट लेने का वजह यह है कि जब रेनेसा आया यूरोप में, तो पढ़ाई लिखाई पर और आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री पर फोकस किया गया। धर्म का एक नया इंटरप्रिटेशन लिया गया। यूरोप के जितने भी स्कॉलर्स थे, ये स्कॉलर्स जो है ये ईसाई बैकग्राउंड से आए थे और ईसाइयत की किताब है बाइबल। बाइबल में ईसा, जो एरो आप देख रहे हैं ये लेबनान के ऊपर में है और नीचे ये मॉडर्न डे इजराइल है। इसी इजराइल, लेबनान से लेके ये जो मेडिटेरियन सी है, जो एरो जहाँ पे है अभी, ये मेडिटेरियन सी है। ये मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को वो कहते थे हम लोग कैनान। ये जो एरो जा रही है, शिफ्ट कर रही है नॉर्थ की तरफ, ये पूरा इलाका कैनान कहलाता था। इस इलाके में एक प्राचीन लोग बसते थे जिसको आज आप यहूदी लोग कहते हैं, ज्यूज। ज्यूज इस आबादी में बसा करते थे और इन यहूदियों की जो किताब है इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की जो पहली किताब है, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में जिक्र है कि यहूदियों पर एक बार अटैक हुआ और यहूदियों पर एक राजा, जो असीरिया, यानी इस इलाके का, जहाँ पे एरो है आपका देख रहे हैं, असीरिया का एक राजा था नेबूखदनेस्सर। इस नेबूखदनेस्सर ने इस इलाके पर अटैक किया और यहूदियों की एक बड़ी आबादी को अपने इलाके से भगाया। बहुतों को गुलाम लेके ये चला गया और इसने मेडिटेरियन, जो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक शहर था बेबीलोन, इस बेबीलोन शहर में इन यहूदियों को गुलाम बना के ले गया। इस बेबीलोन का और भी जिक्र है कि यहाँ के लोग बहुत ही घमंडी थे, जो बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत घमंडी थे और भगवान को इन्होंने चैलेंज किया, खुदा को इन्होंने चैलेंज किया और लंबे लंबे बड़े बड़े इमारत बनाते थे वो। और एक बार तो एक राजा ने एक इमारत बनाई इस घमंड में कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूँ और मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि मैं भगवान के जो भगवान आसमान में रहता है वहां तक भगवान के को चैलेंज करने के लिए उसने ऊंचा टावर बनाया। अब यहूद ईसाई जो है, वो जो यूरोप में बसने वाले स्कॉलर्स थे, क्योंकि बाइबल में जिक्र थी बेबीलोन शहर की। जैसे बाइबल जो यहूदियों के जो फादर हैं, यहूदियों के जो पूर्वज हैं, इब्राहिम, और इब्राहिम का जो शहर है वो माना जाता है और शहर। ये और शहर भी इसी यूफ्रेटिस नदी के किनारे में बसता था, वहीं से इब्राहिम आए थे। तो ईसाइयों को या यहूदियों को एक नेचुरल इंटरेस्ट था इस इलाके में बसने वाले लोगों को और इस इलाके का प्राचीन इतिहास को जानने का। वो इस इलाके में बार बार जाते थे, ईसाई और यहूदी स्कॉलर भी, और वो इस इलाके में बार बार जाके
कुछ न कुछ खोजना चाहते थे। कोई बर्तन मिल जाए उस जमाने का 4000 साल पुराना, कोई इमारत मिल जाए, कोई पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, कोई शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिले जिससे हम साबित कर सके कि बाइबल जो है ये एक सच्ची किताब है, ये बाइबल में झूठ नहीं है, सिर्फ सच है। तो ऐसे ऐसी कुछ बातें मिले जिनकी वजह से हम स्थापित कर सके बाइबल को। तो इसी नजर से बड़ी तादाद में स्कॉलर्स, जब ये इलाका 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के आसपास ये पूरा इलाका जब इस यानी कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, कुछ इलाका इसमें से फ्रांसीसियों के कंट्रोल में आया, ये सब यूरोपियन ताकत जब मिडिल ईस्ट में आए तो इनको पहली बार मौका मिला, क्योंकि ये राज कर रहे थे इस इलाके में, तो इनको फ्री हैंड था, ये कहीं भी खोद सकते थे, किसी भी जगह को ये तफ्तीश कर सकते थे, और इनके स्कॉलर्स को पूरा फ्री हैंड था, उस इलाके को पढ़ने का कोई रोक टोक नहीं था। यही वजह है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारे पास बड़ा क्लियर, और इसका 150 साल का इतिहास है कि इस पूरे इलाके पे स्कॉलर्स ने बार बार जाके रिसर्च किया। हमारे पास इतना डिटेल इंस्क्रिप्शन है कि हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, आपको वहां के अंधविश्वास तक को हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, इस इलाके में एक अंधविश्वास था कि अगर आपका यानी कि घर का दरवाजा अगर बाहर की तरफ खुलता है, इसका मतलब कि आपकी घर की औरत जो है वो डोमिनेट करेगी आपके घर पे, और वो औरत जो है वो अपने शौहर को सताएगी। यहाँ तक के अंधविश्वास था। इस अंधविश्वास तक की जानकारी हमारे पास है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसका लिखित वर्जन हमारे पास मौजूद है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको डिटेल पढ़ा। डिटेल क्यों पढ़ा? क्योंकि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जो स्कॉलर्स थे यूरोपियंस, वो यहाँ बार बार आए, क्योंकि उनको बाइबल को स्थापित करनी थी। ओके, ये जो इलाका है यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे का, जो मॉडर्न डे इराक में पड़ता है, इराक शहर में, इराक देश में, सॉरी, तो इस इलाके का जो सदर्न इलाका था, साउथ जो था, ये पहले सुमेरिया कहलाता था। बाद में ये अकादिया कहलाने लगा। अकेडियन एम्पायर जब बना तो अकादिया कहलाने लगा। ग्रेजुअली जब ये जो इलाका जो साउथ का इलाका था, इस पर डोमिनेशन शुरू हुआ नॉर्थ के इलाके से, तो नॉर्थ के इलाके के लोग जब इस पूरे इलाके पे काबिज हो गए, कंट्रोल करना उन्होंने शुरू किया, तो इसको असीरिया कहा जाने लगा। यानी कि ये इस इलाके का नाम अलग अलग राजाओं के वक्त में, इतिहास के अलग अलग वक्त में अलग अलग नाम से जाता रहा। सुमेरिया भी इसी इलाके का नाम था। जो साउथ सदर्न इलाका, जब सुमेर काबिज हुआ, जब कंट्रोल करने लगा इस इलाके को, तो ये सुमेरिया कहलाता था। उसके बाद अक्कादी लोगों ने अगर इसको कंट्रोल किया तो अक्कादियन रीजन ये कहलाने लगा। फिर बेबीलोन शहर जब चारों तरफ से हावी हो गया और बेबीलोन शहर जो है वो कंट्रोल करने लगा, तो इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। जब नॉर्थ का इलाका इस पूरे इलाके पे हावी हो गया, डोमिनेटेड फोर्स हो गया, डोमिनेट करने लगा इस इलाके को, तो ये इलाका असीरिया कहलाने लगा। ये जो नॉर्थ का एरिया आप देख रहे हैं, एरो से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, ये असीरियन इलाका था, जहाँ के आज मॉडर्न डे जो सीरिया देख रहे हैं, इसी शब्द असीरिया से ये शब्द कॉइन किया गया है। ये सीरिया नाम अरबी में इसको कहा जाता है सूर्या। असीरिया से सूर्या, और सूर्या से जब अंग्रेजों ने इसको नाम बोलना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इसको कहा सीरिया। तो ये पूरे इलाके का क्या इतिहास है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इस इलाके का ज्योग्राफी जाना जाए। ज्योग्राफी देख रहे हैं आप, पॉलिटिकली देख रहे हैं कि जो डार्क रीजन है, ये डार्क रीजन नॉर्थ का जो है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये प्लेन एरिया है, यानी कि समतल भूमि है। यहाँ ज्यादातर जो है ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये ग्रासलैंड सबसे कामयाब इलाका है पेस्टोरलिस्ट के लिए। जो चरवाहे वर्ग हैं, जो जानवरों को पालते हैं, उनके लिए ये बड़ा मुफीद इलाका है। एग्रीकल्चर के लिए उतना परफेक्टली फर्टाइल रीजन तो ये नहीं था, लेकिन बड़ी मात्रा में मवेशी पाले जाते थे इस इलाके में, कैटल्स, जिसमें शिप्स, जो कैटल्स में आप गाय, भेड़, बकरियां, ये सब पाले जाते थे। तो इनसे इस इलाके के लोगों को अच्छा खासा मीट का, मिल्क का और लेदर का, फर का प्रोविजन अवेलेबल आता था इस इलाके के लोगों को।
नॉर्थ ईस्ट का इलाका ग्रेजुअली जो है आगे की तरफ, जो नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो पहाड़ शुरू हो जाती है। पहाड़ आप जानते हैं कि पत्थरों के लिए बेशकीमती है। पत्थर क्यों जरूरी है? अगर वो पत्थर सॉफ्ट पत्थर है तो उससे आप स्कल्पचर बना सकते हैं, स्टैचूज बना सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं उसके ऊपर। ये क्या चीज है इंस्क्रिप्शंस वगैरह, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्थ का जो रीजन है, ये नॉर्थ का रीजन पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका, आप इसमें एग्रीकल्चर कर नहीं सकते हैं, तो ये इलाका पेस्टोरलिस्ट फार्मिंग के लिए, पेस्टोरल फार्मिंग के लिए, इन द सेंस ऑफ दैट यू कैन domesticate animals and get whatever you can get from the cattle's dairy products, especially dairy products इनसे अवेलेबल होता है, मीट अवेलेबल होता है वगैरह। हालांकि ये नॉर्थ का एरिया एग्रीकल्चर के मुफीद इलाका नहीं है, बेहतरीन इलाका नहीं है, लेकिन इसका साउथ का इलाका जो है, वो साउथ का इलाका, सॉरी, साउथ का इलाका जो है, ये जो सदर्न रीजन है आप देख रहे हैं, ये सदर्न रीजन है, ये सदर्न रीजन डिजर्ट लैंडस्केप है। यहाँ डेजर्ट है, मरुस्थल है। लेकिन ये मरुस्थल बाकी मरुस्थलों से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि बाकी मरुस्थल में, जैसे कि आप सऊदी अरब जाएंगे, देखिए सऊदी अरब जाते हैं तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, नदियां नहीं है यहाँ, सूखी कुछ साल में कभी एक बार बारिश हुई तो एक मड फ्लो चलता है वहाँ। ये पूरा रेगिस्तान इलाका है, बियाबान इलाका है। कहीं कहीं पर पानी का जहाँ जहाँ छोटा मोटा सोर्स है वहां पे ओएसिस डेवलप होता है, और उसी के आसपास किनारे किनारे लोग रहते हैं। ज्यादातर इलाका जो है वो बालू रेत का ढेर है, तो इंसानों को, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, तो इंसान का बसना भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इराक, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सदर्न इलाका था, ये रेगिस्तान तो जरूर है, लेकिन इस रेगिस्तान से ये जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस का डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी इसके टूटी हुई नदियां, इससे निकली हुई नदियां और इसके छोटे छोटे चैनल्स, ये चैनल्स जो है इन रेगिस्तानों से होके गुजरने की वजह से, इन रेगिस्तानों को साल में एक बार जब बाढ़ आती थी तो इस पूरे रेगिस्तान के ऊपर एक पतला सा सिल्ट का लेयर चढ़ जाता था, जिस कारण से ये बड़ा सुटेबल हो जाता था एग्रीकल्चर के लिए। परफेक्ट सिस्टम अवेलेबल था इस इलाके के लिए। अब मसला ये है कि जब आपके पास एग्रीकल्चर के लिए आपके पास एक फर्टाइल लैंड होगा तो वहां पे आप एग्रीकल्चर करेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक और खूबी है, वो खूबी ये है कि जो आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है, तो ये ग्रासलैंड हम लोग के यहाँ क्या है कि जंगल में कारा वारा उगता है, जंगल में जंगली ग्रास उगते हैं। ज्यादातर ये मवेशियों को फीड करने के लिए और इंसानों के लिए उतना मतलब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के मामले में ये कमजोर चीज है। लेकिन जो इराक का नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रासलैंड है, जहाँ पे मेरा एरो है, ये ये जो एरो है जहाँ पे, ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे आज से 12 से 14 हजार साल, यानी 12 से 14 हजार साल पहले इंसानों ने जान लिया था कि यहाँ पर ऐसे घास उगते हैं जो जिनकी बीज खाई जा सकती है। ये कौन सी घास था आपको पता है? यही घास आज के टाइम में आप खेती करते हैं, इसको गेहूं कहते हैं आप। यानी गेहूं जो है वो मेसोपोटामिया में वाइल्ड में उगती थी, एक जंगली पौधा के तौर पे उगती थी अपने आप। तो इंसानों ने पहली बार गेहूं को एज अ फसल जाना, वो इसी मेसोपोटामियन इलाके के लोगों ने जाना। इन गेहूं के दानों को आप चबा के खा सकते थे, इससे भूख मिटती थी। इसको पीस के आप आटा बना सकते थे, और इसकी खेती भी बड़ी आसान है। इन बीजों को आप छींट देंगे जमीन पे तो एक बीज से सैकड़ों बीज आप पा सकते हैं। यानी खेती करना इंसानों ने शायद हिस्टोरियंस के हिसाब से पहली बार इसी इलाके में ये खेती की, यानी परफेक्ट खेती की जो कंडीशंस अवेलेबल थी, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के इलाके में अवेलेबल थी। यहीं से खेती इंसानों ने सीखी है, और यहीं से खेती का नॉलेज जो है वो चारों तरफ ये नॉलेज फैलता चला गया। यही नॉलेज आपको इंडिया में भी आया, यही नॉलेज चाइना गया, यही नॉलेज मिडिल ईस्ट में आया, यही नॉलेज अफ्रीका में गया, और ग्रेजुअली इंसानों ने खेती सीखी। तो खेती सबसे पहले इंसानों ने मेसोपोटामिया में सीखी, क्योंकि यहाँ गेहूं वाइल्ड में उगता था, जंगलात में उगती थी। खैर, अब इस इलाके में और भी क्या फैसिलिटी थी? पानी प्रचुर मात्रा में,
छोटे छोटे चैनल्स लोग निकाल सकते थे, नहर निकाल सकते थे जिससे खेती की जा सकती थी। ये एक चीज अवेलेबल हुआ। दूसरी चीज के इस इलाके का जो ज्योग्राफी है वो सिविलाइजेशन के लिए परफेक्ट था। तो ज्योग्राफी से ये साबित हुआ कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अवेलेबल रहेगा। Now I will just stop here and start the new topic from